अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। अमरीकी सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान से मुतल्लिक तल्ख फैसलों की हिमायत में आवाज़ें बुलंद। वजह पाकिस्तान से नाराज़गी है या फिर ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों पर अदम इत्मीनान। जायज़ा आज के शो में। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अमरीका की अफगान हिकमत अमली से अमरीकी कानून साज परेशान। आज के रोबोट्स हमारी मदद कर रहे हैं या हमें फारिग करने की तैयारी। और कराची में कीमती परिंदों और जानवरों का कारोबार उन्हें किस अजियत में डाल रहा है। पाकिस्तान के लिए फौजी इमदाद मुअत्तल करने के बाद अब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 2 अरकान ने पाकिस्तान के लिए गैर फौजी इमदाद भी ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की है। कांग्रेसमैन मार्क सैनफोर्ड ने कहा है कि जब अमरीकी अवाम किसी मुल्क की मदद करते हैं तो उनकी फराख दिली का जवाब ये नहीं कि रकम दहशतगर्दों को मुंतकिल कर दी जाए। ये पैसा अब अमरीका की सड़कें और पुल बनाने पर खर्च होगा। कांग्रेसमैन थॉमस मेसी ने कहा है कि ये इकदाम अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के मुताबिक है। पिछले माह अमरीकी सेनेटर रैंड पॉल ने ऐसा ही एक बिल मुतारिफ कराते हुए कहा था कि एक ऐसे मुल्क को जहां अमरीकी परचम जलाया जाता है, पैसा देना टैक्स दहिंदगान के साथ ज्यादती है। सेनेटर पॉल के इस बयान की सदर ट्रंप ने भी ट्विटर पर तायीद की थी। दूसरी जानिब अमरीका की पाक अफगान हिकमत अमली क्या नताइज हासिल कर पा रही है, इस बारे में कल कांग्रेस में 2 अहम समातें मुनक्किद हुई। नीलोफर मुगल इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। नीलोफर, सेनेट में होने वाली समात की क्या तफसीलात हैं? जी सारा, सेनेट की खारजा ताल्लुकात की जो कमेटी है उसमें ये समात मुनक्किद हुई और जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जॉन सुलिवन, वो इसकी टेस्टिमनी के लिए वहाँ मौजूद थे। वो भी हाल ही में अफ़गानिस्तान से लौटे हैं। जो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन कानूनसाज थे उनकी जानिब से उन्हें सख्त किस्म के सवालों का सामना करना पड़ा और सेनेटरों ने अफ़गानिस्तान में अमरीका की जो जनूबी एशिया की पॉलिसी है उस पर भी सख्त तनकीद की। सेनेटर जो थे वो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन सुलिवन की इस बात से भी मुतमईन नज़र नहीं आए, वो इस दावे से मुतमईन नज़र नहीं आए कि जो अफ़गानिस्तान में जो तालिबान का मोमेंटम है वो कमज़ोर पड़ रहा है। इस समात के दौरान पाकिस्तान का भी ज़िक्र सामने आया और जब उनसे ये पूछा गया कि ख़ास तौर पर जब से ये पाकिस्तान के लिए फ़ौजी इमदाद मुअत्तल हुई है तो पाकिस्तान के रवैये में क्या तब्दीली आई है, तो जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन सुलिवन थे उनका कहना था कि पाकिस्तान जो है वो अमरीका के तवक्कुआत को समझता है। There certainly hasn't been any change that we would consider इनकी जानिब से कोई ऐसी तब्दीली नहीं हुई जिसे हम फाइनल कह सकें। हमने अमेरिका की तब्दीली के हवाले से तवक्कुआत और दहशतगर्दों को निकाल बाहर करने के बारे में अपने पाकिस्तानी शराकतदारों से बात की है। वो हमारी तवक्कुआत को समझते हैं, ताहम जब तक हमें इनकी जानिब से खातरख्वाह कार्रवाई के सबूत नहीं मिलते, फौजी इमदाद मुअत्तल रहेगी। और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन सुलिवन ने ये भी तस्लीम किया कि दाइश और अलकायदा के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की जंग थी वो मौसर साबित रही है। पाकिस्तान के किरदार को उन्होंने सराहा और इसके अलावा पाकिस्तान ने जो अब तक अफ़गान मुहाजिरीन की जो वो मेज़बानी करता आया है इसको भी उन्होंने तस्लीम किया। दूसरी जानिब सेनेट की खारजा ताल्लुकात की कमेटी के चेयरमैन बॉब कॉर्कर से जब मैंने ये सवाल किया कि अब जबकि पाकिस्तान की फ़ौजी इमदाद मुअत्तल हो चुकी है लेकिन किसी किस्म के नताइज सामने नहीं आ रहे, तो ट्रंप इंतज़ामिया का अगला कदम क्या होगा? There was a time established as to when we were going to be leaving, and so they knew the Taliban. माजी में जब अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान से इनखला का एक मखसूस वक्त दिया गया था तो पाकिस्तान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश में एक तरह का डबल गेम खेलता रहा और वो समझ में आने की बात भी थी। अब चूंकि इन्हें मालूम हो गया है कि खित्ते में हमारे तमाम वादे मशरूत होंगे, तो उम्मीद है कि वो इसे एक हमारे साथ ताउन के एक मौके के तौर पर लेंगे और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नीलोफर, अमेरिका का अल्टीमेट गोल तो यही है कि अफगान जंग किसी तरह ख़त्म हो और उसके लिए हम जानते हैं कि हिकमत अमली का एक बड़ा हिस्सा यह है कि तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पे लाया जा सके। उस बारे में क्या समात में कोई बात हुई कल? जी सारा, बिल्कुल समात में इस पर ख़ास तौर पर बात हुई। डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन सुलिवन से ख़ास तौर पर ये पूछा गया कि एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएं और उस ख़ित्ते में सिक्योरिटी और अमन के लिए कोशिशें की जाएं, लेकिन दूसरी जानिब इंतज़ामिया की जानिब से ये बयान सामने आता है कि हम तालिबान से बातचीत नहीं करेंगे। तो जो जॉन सुलिवन थे, जब उनसे ये पूछा गया कि इस बारे में वाज़ेह हिकमत अमली क्या है, तो जॉन सुलिवन का कहना था कि जब वो
اس خطے کا دورہ کر رہے تھے تو انہوں نے وہاں پر افغانستان اور پاکستان کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے خطے کی امن اور سیکیورٹی کے حوالے سے آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے پر بات چیت کی ہے، اور اس میں طالبان کے کچھ عناصر کا بھی انہوں نے نام لیا کہ وہ بھی اس میں شامل تھے، لیکن انہوں نے یہ بات واضح کی کہ طالبان کے جو کچھ عناصر ہیں وہ اس پر زیادہ مطمئن وہ نظر نہیں آ رہے، اور وہ ان کی طرف سے کوئی واضح اشارہ نہیں مل رہا کہ وہ اس خطے میں امن بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم پچھلے دنوں دیکھ چکے ہیں کہ کافی پے در پہ افغانستان میں حملے ہو چکے ہیں، معصوم شہری ہلاک ہو رہے ہیں، لیکن ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے یہ بات واضح کی کہ اس سلسلے میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے، کیونکہ وہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اگرچہ وہ ابھی تک ایسا نہیں کر سکا ہے۔ جی سارا نیلوفر مغل ہمارے ساتھ تھیں کیپٹل ہل سے، جہاں کل 2 امپورٹنٹ ہیئرنگز ہوئیں پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے۔ تھینک یو نیلوفر۔ اور سینٹ کے ساتھ ساتھ کل امریکی ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کمیٹی نے بھی پاک امریکہ تعلقات کے بارے میں ایک سماعت منعقد کی، اس کی تفصیلات ہمیں دے رہے ہیں امان اظہر۔ منگل کو واشنگٹن میں امریکی ایوان نمائندگان کی سب کمیٹی برائے ایشیا پیسیفک کی ہیئرنگ ہوئی، جس میں پاک امریکہ تعلقات کی موجودہ شکل اور اس حوالے سے موجود پالیسی آپشنز پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس ہیئرنگ کے دوران امریکی تھنک ٹینک سے منسلک ماہرین بھی موجود تھے تاکہ ممبران کے سوالات کے جواب دے سکیں۔ اپنے ابتدائی کلمات میں کمیٹی ممبران نے پاکستان میں دہشت گرد گروہوں کی مبینہ موجودگی، خارجہ پالیسی اہداف کے حصول میں ان گروہوں کے کردار اور افغانستان میں پاکستان کے کردار پر خاصے تند و تیز سوالات کیے۔ امریکہ کو بالآخر اس حقیقت کا سامنا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کو بدلنا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی جنوبی ایشیا کو دہشت گردی سے پاک کرنے کی امریکی پالیسی میں مدد نہیں کی۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات مایوسی کا شکار ہیں اور اکثر اوقات ان میں تعاون کی کمی بھی نظر آتی ہے۔ پچھلے سالوں میں مجھے یہ بات واضح طور پر سمجھ آ گئی تھی کہ پاکستان ہی افغانستان کے مسائل کی جڑ ہے۔ ہیئرنگ کے اختتام پر میں نے کمیٹی چیئرمین ٹیڈ یوہو سے گفتگو کی اور ان سے پوچھا کہ اس ہیئرنگ کے ذریعے پاکستان میں کیا پیغام بھیجا گیا ہے۔ لوگ پاک امریکہ تعلقات کو مختلف سمت میں جاتا دیکھنا چاہتے ہیں جو دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہو، جس سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکے، اور مجھے امید ہے یہ صاف پیغام ان تک پہنچے گا۔ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے 3 ماہ بعد ہونے والی اس ہیئرنگ سے کم از کم یہ بات واضح ہے کہ آنے والے دنوں میں پاک امریکہ تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہیں گے۔ امان اظہر، اردو VOA، واشنگٹن۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں واشنگٹن کے تحقیقی ادارے سٹمسن سینٹر سے منسلک تجزیہ کار سمیر لالوانی۔ سمیر، ویلکم ٹو ویو 360۔ So I want to start with this possibility of cutting aid for Pakistan. Is this a sign of frustration with Pakistan, or is this a way to gather funds for US infrastructure projects? It is probably a little bit of both. I think there's a lot of frustration with Pakistan. The US has a policy in Afghanistan that doesn't seem to be making a tremendous amount of progress, and there's a lot of blame being heaped on Pakistan excuse me, for sanctuaries, for insufficient cooperation to pressure the Taliban to the table. So there's frustration on one side. There are US lives being lost in Afghanistan on attacks from most recently Intercontinental Hotel, where I knew somebody who was actually killed recently there. And so I think there is frustration. There's also an infrastructure deficit in the United States that's been there for a long time. But linking the two is rather strange. There's no reason to think that the aid that you'd be able to cut from Pakistan would somehow offset the infrastructure deficit in the United States. سو سمیر کہتے ہیں کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا پاکستان کے لیے فنڈز کی فراہمی، نان ملٹری ایڈ کی فراہمی کو روکنا پاکستان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار ہے، یا پھر امریکہ میں جو انفراسٹرکچر کے لیے جو رقم درکار ہے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں ہی گولز اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ان دونوں کو آپس میں ٹائی کر دینا کچھ عجیب ہے۔ Why is it strange? The shortfall in resources. So there's the U.S. infrastructure deficit is roughly, I think they mentioned about hundreds of billions. Right. I've seen estimates about up to $111 billion. Yeah, I've seen estimates from U.S. engineers that say about $1 trillion deficit in sort of long-term infrastructure investments. The amount of money that we're talking about going to Pakistan in terms of aid is in the millions of dollars, and a lot of it is doing a lot of good, particularly economic aid going towards civilian purposes, and frankly, even some of the cooperation that we get with the military in Pakistan is important and useful for U.S. interests in the region. We still have large interests in the region. So the idea that somehow this would solve our deficit problem, our infrastructure deficit problems, seems to be
a bit of a red herring. There are other reasons to go after sort of aid in Pakistan, but this doesn't seem to be the right one. So समीर कहते हैं कि ये तरीका निकालना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फंड्स ज़रूरी हैं उनकी कमी के लिए ये तरीका निकालना कि पाकिस्तान को फंड्स की फराहमी मुअत्तल की जाए, ये थोड़ी अजीब बात इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर्स दिए जाते हैं जबकि जो डेफिसिट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इस वक्त अमेरिका में है वो अरबों डॉलर्स में है। तो एक तो ये पैसा ऑफसेट नहीं कर सकेगा और दूसरा ये कि पाकिस्तान को जो इमदाद दी जा रही है उसके भी फ़वाइद हासिल हो रहे हैं और उसकी भी ज़रूरत है। What are the chances that something like this could actually happen? I don't think that for the purposes of infrastructure aid that Pakistan's aid will be cut. I think, though, there are other pressures driving down US aid. What are the chances of maybe cutting non-military aid for Pakistan? I think they're fairly low right now. I think the U.S. government is committed to a strategy in the region. That strategy depends on, at minimum, sort of goodwill from some of the constituency in Pakistan, and potentially even higher levels of cooperation. And to cut all aid would essentially squander any opportunity for Pakistan to cooperate with the United States on its objectives in Afghanistan. So fairly low. So इस बात का इम्कान कि पाकिस्तान के लिए नॉन मिलिट्री एड यानी जो माशी और दीगर प्रोग्राम्स के लिए जो इमदाद दी जाती है वो ख़त्म हो जाएगी, समीर लालवानी की नज़र में फ़िलहाल उसका इम्कान काफ़ी कम है. So the two hearings that happened on the Hill yesterday, there was frustration that was expressed. What is the takeaway for both the Trump administration and also for Pakistan? So I think there's three things that are driving the types of hearings that you're seeing on the Hill. There's a lot of frustration, again, as I mentioned, because of setbacks in U.S. strategy, but also the loss of lives, both U.S. troops, but also U.S. civilians who are there for missions about sort of building stability in Afghanistan. There's an effort at coercing Pakistan as well. We're trying to sort of change Pakistan's behavior when it comes to dealings with the Taliban and sort of inducing a reconciliation process. And I think the third reason is that there's probably an actual need for rebalancing of the U.S.-Pakistan relationship. Right now, it's structured in the form of an alliance, and that leads to outsized expectations on both sides, and that may not be appropriate. We actually might be able to do more together if we adjusted down our relationship to ones where it's maybe a little more honest about sort of piecemeal cooperation rather than wholesale cooperation. All right. So समीर कहते हैं कि तीन जो हैं टेक अवेज़ हैं जो कल दो बड़ी बड़ी हीयरिंग्स हुई जिनके बारे में हमने आपको बताया. एक तो ये कि अमेरिका जानों के ज़िया से परेशान है, न सिर्फ फ़ौजी बल्कि आम शहरियों की भी जो जानें ज़ाया हो रही हैं अफ़गानिस्तान में, और जो अफ़गानिस्तान में सब फ्रस्ट्रेशन है ये उसका एक तो साइन था और उस वजह से अमेरिका परेशान है. तो एक ये बड़ा टेक अवे है इन हीयरिंग से. दूसरा ये कि पाकिस्तान को यह आमादा करना कि वो तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए कुछ ना कुछ करे. और तीसरा ये भी कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक तवाज़ुन नए तरीके से देखा जाए, इस रिलेशनशिप को एक नए लेंस से देखा जाए और एक्सपेक्टेशंस को जो तवक्कुआत दोनों जानिब की एक दूसरे के साथ हैं उनको एक हकीकी अंदाज से देखा जाए और उनको थोड़ा टेम्पर डाउन किया जाए, थोड़ा उनमें कुछ कमी लाई जाए ताकि दोनों साइड्स जो गोल्स मिलकर अचीव करना चाहती हैं वो मिलकर अचीव करें. क्योंकि होल सेल कोऑपरेशन जो है हर लिहाज से कोऑपरेशन शायद मुमकिन ना हो, लेकिन कुछ अहम मौज़ूआत पे कोऑपरेशन ज़रूरी भी है. समीर लालवानी, एज ऑलवेज वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड योर इनसाइट. हैप्पी टू बी हियर. और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल भी इस वक्त वाशिंगटन DC में हैं. वो अमरीकी इंतज़ामिया को क्या पैगाम दे रहे हैं इसकी तफसीलात समेत बहुत सी खबरें आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आपके लिए तालीम, साइंस और सेहत जैसे मौज़ूआत पर मालूमाती मज़ामीन भी मौजूद हैं. और प्रोग्राम में आगे चलकर आपको दिखाएंगे कि कैसे रोबोट्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन क्या ये हमारी जगह लेने के लिए भी तैयार हैं. और पालतू रखने के लिए खूबसूरत जानवर तो कराची में दस्तयाब हैं, लेकिन किस हाल में, ये सब आप देख सकेंगे कुछ ही देर में. पहले पेश है आज का वर्ल्ड व्यू. अपने दौरे जापान में अमरीकी नायब सदर माइक पेंस ने वज़ीर आज़म शांजो आबे से मुलाकात के दौरान कहा है कि अमरीका शुमाली कोरिया के एटमी अज़ाइम के खात्मे तक अपने इत्तेहादियों के साथ शाना बशाना खड़ा है. उनका कहना था कि अमरीका जल्द ही शुमाली कोरिया पर अब तक की सबसे सख्त पाबंदियों का ऐलान करेगा. ताहम उन्होंने शुमाली कोरिया के साथ मुज़ाकरात के इम्कान को रद्द नहीं किया. ताइवान में ज़लज़ले से तबाह होने वाली इमारतों के मलबे तले दबे अफराद की तलाश का काम जारी है. ताइवान के सियाहती मकाम पर 6.4 शिद्दत के ज़लज़ले में कई घुटनों की इमारतें गिरने से सियाहों समेत 5 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो गई है, जबकि 100 से ज़ायद अफराद लापता हैं. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेश ने मालदीव की हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुल्क में इमरजेंसी का खात्मा करके शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए. मालदीव में चीफ जस्टिस की गिरफ्तारी के बाद अदालत आलिया के बाकी 3 जजों ने अपोजिशन लीडर मोहम्मद नशैद और दीगर सियासी कैदियों पर से दहशतगर्दी के इल्ज़ामात हटाने का फैसला वापस लेते हुए उन पर पर्दे जुर्म आयद कर दी है.
चीन में कमरी साल के आगाज पर मनाए जाने वाले स्प्रिंग फेस्टिवल का आगाज हो गया है। फेस्टिवल में चीन और दुनिया भर से लाखों अफराद शिरकत कर रहे हैं। फेस्टिवल के पहले रोज पिघले हुए लोहे की मदद से आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया और 1 लाख लालटेनों को फजा में छोड़ा गया। अमेरिकी एंटरप्रेन्योर एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट फैल्कन हेवी खला में कामयाबी से भेजकर सभी को एक खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया है। 70 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े इस रॉकेट में 27 इंजन लगे हैं। रियासत फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से ये मरीख के मदार में भेजा गया है और रॉकेट अपने साथ एलन मस्क की ज़ाती सुर्ख रंग की टेस्ला स्पोर्ट्स कार भी लेकर गया है। इस रॉकेट की परवाज़ इस वक्त भी दुनिया भर से लोग इंटरनेट पर फॉलो कर रहे हैं। और एलन मस्क गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला के भी मालिक हैं, जिन्हें टेक्नोलॉजी और बिजनेस की दुनिया में उनकी मुनफरिद सोच के लिए जाना जाता है। The mission seems to have gone really as well as one could have hoped, with the exception of Senate I was the 2 side boosters. If you guys were here, you saw them land. That was epic. I think that's probably the most exciting thing I've ever seen, literally ever. और अगर आप ये सोच रहे हैं कि एलन मस्क ने अपनी गाड़ी क्यों खला में भेजी, तो उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि उनके ख्याल में दीगर टेस्ट की तरह कंक्रीट या स्टील का ब्लॉक खला में भेजना बहुत बोरिंग होता, और एलन मस्क बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। टेक्नोलॉजी तेज़ी से तरक्की कर रही है। वो वक्त कैसा होगा जब रोबोट्स अफरादी क़ुव्वत का हिस्सा बनेंगे, और वो किस नौइयत का काम करेंगे? क्या वो हमारी जगह भी ले लेंगे? ऐसा वक्त तो अब बहुत दूर नहीं है। तो आइए देखते हैं कि मुस्तकबिल कैसा होगा इस हफ्ते के टेक सेगमेंट में। घास काटने से लेकर खिड़कियां साफ करने और आपके होटल तक आपका सामान पहुंचाने तक, आज मुख्तलिफ शक्ल और साइज के रोबोट वो तमाम काम कर रहे हैं जो इंसान सालों से करते आए हैं। लेकिन ये मशीनें ऐसा काम भी कर रही हैं जो इंसान नहीं कर सकते। बीजिंग की एक टेक्नोलॉजी कंपनी के साइमन वोंग का कहना है कि ये रोबोट तमाम दिन काम करता है और जज्बाती भी नहीं होता और हमेशा मुस्कुरा कर आपको खुशामदीद भी कहता है। चीनी जुबान मैंड्रिन बोलने वाला योयो नामी ये रोबोट न सिर्फ नाच गा सकता है और मजाक कर सकता है, बल्कि वो खिदमत के शोबे में भी काम कर रहा है। साइमन का कहना है कि ये रोबोट्स अस्पतालों और क्लिनिक्स में भी काम करते हैं, जहां ये रोबोट्स अमराज की तशखीस करते हैं और मरीजों के सवालों के जवाब भी देते हैं। और अब रोबोट्स मजीद ज़हीन हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये रोबोट अपने इंसानी मद्दे मुकाबिल के साथ स्क्रैबल नामी गेम खेल रहा है। सेबियो की कंपनी के स्टीव कजिन्स का कहना है कि बुनियादी मकसद लोगों की जगह लेना नहीं, बल्कि इसका मकसद लोगों को इंतहाई मुश्किल काम में मदद देना है। पेचीदा कामों के अलावा रोबोट्स थका देने वाले काम जैसे ज़राअत के शोबे में और ख़तरनाक काम या ऐसे काम जो इंसान नहीं करना चाहते वो भी करेंगे। मोटिव रोबोटिक्स के क्रिस थायर का कहना है कि तंग और तारीक जगहें, रिफाइनरी टैंकों की सफाई और ऐसी जगहों पर रोबोट्स का फायदा उठाया जा सकता है जहाँ पर रोबोट्स इंसानों की निस्बत ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं, इंसानी जानों को खतरे में डाले बिना। साइमन वोंग कहते हैं कि रोबोट्स इंसानों को उन कामों के लिए ज़्यादा वक्त दे सकेंगे जिनके लिए इंसानी जहानत की ज़रूरत है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि रोबोट्स इंसानी दिमाग की ज़रूरत का मुकम्मल मुतबादिल अगले 10 साल तक नहीं हो सकते। लेकिन साइंसदानों में इस बात पर ज़रूर इत्तफाक राय है कि रोबोट्स इंसानों की मदद करने के लिए हैं, न कि उनके मुतबादिल के तौर पर। एलिज़ाबेथ ली की रिपोर्ट के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। आई होप रोबोट्स भी यही समझते रहें कि वो हमारी मदद करने के लिए हैं, हमारी जगह लेने के लिए नहीं। और अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां पालतू जानवरों की खरीदो फरोख्त एक मुनाफा बख्श कारोबार बन गया है। मगर इस कारोबार में जानवरों और परिंदों का क्या हाल हो रहा है, ये देखते हैं कराची से इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैं कराची में एम्प्रेस मार्केट के, जहां मासूम परिंदों और जानवरों के हुकूक की पामाली उरूज पर है। छोटे से पिंजरों में नायाब नस्ल की इन बिल्लियों को रखा गया है जो कभी पिंजरों में रहने की आदी नहीं, पिंजरों में चहलकदमी की गुंजाइश तक नहीं। इस बाजार में मुल्की और दरामदी जानवरों और परिंदों पर जुल्म का नज़ारा कदम कदम पर देखने को मिलता है। मारूफ कानूनदान और इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म ज़िया ऐवान कहते हैं कि क़याम पाकिस्तान से कबल बरतानवी राज में जानवरों और परिंदों के हुकूक का ख़ास ख्याल रखा जाता था। मार्केटों में जो जानवरों का हाल है, जो परिंदों का हाल है,
رونا آتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. جس طرح سے ظلم ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. ہمارے ہاں جتنے بھی لا بنتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. وہ تو انسانوں کے لیے بھی یہی حال ہے, اور جانوروں پہ تو بالکل ہی کوئی توجہ نہیں ہے. لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ جو انسداد بے رحمی ہے حیوانات کا کوئی قانون بھی موجود ہے. بعض اوقات تو جانوروں اور پرندوں کو اس قدر اذیت دی جاتی ہے کہ کچھ پرندے مر بھی جاتے ہیں. 1912 میں پاکستان بننے سے قبل وائلڈ لائف ایکٹ ایک قائم کیا گیا, بنایا گیا. اس زمانے میں 50 روپے فائن تھا اور 1 ماہ قید تھی, اور ایک سیکنڈ کلاس مجسٹریٹ کو یہ اختیار تھا کہ وہ جا کے یہ چیک کر سکے کہ کسی گھر میں کسی جگہ پہ یہ کاروبار کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ان کا استحصال کر رہے ہیں. گنجائش سے زیادہ پرندے پنجروں میں قید تقریباً ہر دکان میں ہی دیکھے جا سکتے ہیں. یہ پرندے تنگ حالات میں پھڑ پھڑاتے ہیں, مگر کسی کو ان کی حالت پر رحم نہیں آتا. ان کے حقوق کی پامالی کے حوالے سے ہم نے محکمہ وائلڈ لائف سے موقف لینا چاہا, مگر انہوں نے موقف دینے سے معذرت کر لی. بار برداری کے لیے استعمال ہونے والے گدھوں پر ظلم و ستم کی مثال بھی ہر سڑک پر دیکھی جا سکتی ہے. یہ پرندے اور جانور اپنے ساتھ ہونے والی اس بدسلوکی پر نہ تو کراچی میں احتجاجی مظاہرہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسلام آباد میں دھرنا دے سکتے ہیں. ان کے لیے بھی انسانوں کو ہی آواز بلند کرنا ہوگی. پاکستان میں سینٹ کی کمیٹی برائے امور داخلہ نے اب جانوروں کے تحفظ کے لیے قانون میں ایک ترمیم منظور کیا, اور اس کے تحت وہ لوگ جو جانوروں پہ ظلم کرتے ہیں انہیں چند 100 روپے کا جرمانہ نہیں بلکہ لاکھوں روپے کا جرمانہ ہو سکتا ہے, اور کچھ عرصے کے لیے انہیں جیل میں بھی قید کیا جا سکتا ہے. جو لوگ جانوروں کو وحشی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں یا پھر انہیں لڑائی پر اکساتے ہیں ان کے لیے اب کڑی سزائیں اس بل میں تجویز کی گئی ہیں. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر. اور جاتے جاتے دیکھتے ہیں آگ اور روشنیوں کا ایک دلچسپ کھیل جس میں مہارت حاصل کی ہے روشنیوں کے شہر کراچی کے کچھ نوجوانوں نے. رنگ برنگی روشنیوں کے ساتھ آگ کے شعلوں سے کھیلنا ان نوجوانوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن کے یہ نوجوان جس مشکل فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے فائر اسٹریک آرٹ. اس آرٹ کو متعارف کرایا ہے اقبال عالم نے, جس میں ایک اسٹک کے دونوں سروں پر جالیوں میں جلا ہوا کوئلہ ڈالا جاتا ہے, پھر کیمیکلز ملا کر اس مہارت سے اسٹک کو گھمایا جاتا ہے کہ آگ کے رنگ برنگے شعلے اندھیرے میں اجالا کر دیتے ہیں. فائر اسٹک سے جب چنگاریاں نکلتی ہیں تو منظر دلکش ہو جاتا ہے. اقبال عالم 16 سال سے اس منفرد فن سے وابستہ ہیں. یہ ساری چیزیں میں خود ڈیزائن کرتا ہوں, یہ سارے سکھاتا بھی لڑکا. پہلے میں ایک تھا, اب پھر میں نے 2 کیا, 3 کیا, 4 کیا, اس طرح کرتے کرتے میں نے 24 کر لیا ماشاءاللہ سے. ان کا کہنا ہے کہ خالی اسٹک گھمانا تو اتنا مشکل کام نہیں, مگر جب آگ ساتھ ہو تو پھر اسے مختلف انداز میں گھمانا آسان نہیں. شروع میں آگ سے ڈرتے تھے, مگر اب آگ سے کھیلنا ان کا شوق بن گیا ہے. پہلے میں سیکھنے کے ٹائم مجھے بہت ڈر لگتا تھا, بہت چوٹیں بھی لگی, میرے ہاتھ بھی جلے, اور اب میں اس طریقے سے کھیلتا ہوں کہ مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا ہے, اور دیکھنے والے کراؤڈ بہت اچھا فیل بھی کرتے ہیں. ہمیں آگ سے ڈر نہیں لگتا, لوگ جیسے اس کو دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم باہر بھی جا کے کھیلیں اور اس آرٹ کو مشہور کریں اور لوگوں کو انجوائمنٹ دیں. اسٹک آرٹ کی کئی اقسام ہیں, سنگل اسٹک, ڈبل اسٹک, بال روٹنگ سرکل اور اردو کے پیج پر سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.